Hello students, I am an assistant teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we'll be discuss about chapter first question answer. चैप्टर फर्स्ट था अपना सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्या है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें। उदाहरण समेत आपको बताना है कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या थे, क्या हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के तरीके निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है जो क्या है, सत्ता के अलग अलग अंगों में सत्ता का बंटवारा होता है। क्या होता है, सत्ता के अलग अलग अंगों में सत्ता का बंटवारा होता है तथा ये अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। सरकार के मेनली 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। विधायिका का क्या कार्य होता है, विधायिका देश के लिए कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या है, उन कानूनों को लागू करवाने का काम करती है तथा न्यायपालिका उन कानूनों में क्या त्रुटि रह गई है या जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन कानूनों में, तो उसका न्याय कौन करता है, न्यायपालिका। विधायिका सरकार का वह अंग है जो देश के लिए कानून बनाती है। ठीक है बच्चों। कार्यपालिका विधायिका के फैसलों को लागू करवाती है, यही अभी हमने जो पढ़ा था। तथा न्यायपालिका उन कानूनों को कानून तोड़ने वालों पर प्रयोग करती है। जो भी कानून इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर नकेल कसने का कार्य कौन करती है, न्यायपालिका। इस प्रकार से सत्ता को सरकार के अलग अलग अंगों में बांटा गया है ताकि कोई भी अंग एक दूसरे अंगों पर अपनी शक्तियों का प्रयोग न कर सके। इससे क्या है कि बैलेंस बना रहता है कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होता है, जिससे क्या है कि देश के अंदर शांति और अच्छे तरीके से सरकार चलती रहती है। उदाहरण के लिए हमारे देश में सत्ता को सरकार, अधिकारी तंत्र तथा न्यायालयों में संविधान द्वारा विभाजित किया गया है। हमारे देश में सत्ता को सरकार होती है, फिर सरकार के जो कानून जो लागू करवाने वाले कौन होते हैं, अधिकारी, उनको अधिकारी तंत्र तथा न्यायालयों में संविधान द्वारा विभाजित किया गया है। दूसरा जो है पॉइंट है उसमें क्या है, सेकंड पॉइंट में सत्ता को सरकार के अलग अलग सत्रों में विभाजित किया जाता है। सत्ता को क्या है, अलग अलग सत्रों में विभाजित किया जाता है कि जैसे अपन देखते हैं कि हमारे देश में क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उसके नीचे कौन होता है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट में नीचे की तरफ जाएंगे तो कौन सी गवर्नमेंट हो जाएगी, जैसे नगर पालिका हो गई, और फिर उसके बाद में गांव में कौन होता है, ग्राम पंचायत हो जाती है। इस प्रकार से क्या है कि सत्ता के अलग अलग सत्रों को सरकार के विभाजित किया गया है। आओ हम देखते हैं इसमें अलग अलग सत्रों में विभाजित किया, जैसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार। संघीय या केंद्रीय सरकार एक ही बात है, जिसे संपूर्ण देश में निर्णय लागू कराने का अधिकार होता है। क्या है कि उसके जो निर्णय होते हैं वो क्या है, सारे देश में एक साथ लागू करवा सकती है, उसके पास अधिकार होते हैं ये। जैसे अभी वर्तमान में जो चल रहा है, जो केंद्र ने क्या है कृषि कानूनों पे 3 जो कानून लेके आए हैं, वो क्या है पूरे देश पे लागू होंगे। वो कौन से गवर्नमेंट के लाए हुए हैं, वो केंद्रीय सरकार के। इसी तरह प्रांतीय या राज्य सरकारें होती हैं जो अलग अलग प्रांतों में कार्य करती हैं। प्रांतीय और राज्य सरकारें होते हैं, उनके पास भी अपने अपने अधिकार होते हैं, वो अपने प्रांतों में कानून है वो बना सकते हैं। और यही नियम सरकार के निचले सत्रों पर लागू होता है। ये जो अभी मैंने बताए थे निचले सत्र कौन से हो गए, जैसे नगर पालिका हो गई, ग्राम पंचायत हो गई, यही नियम है। क्योंकि ग्राम पंचायत के पास भी विशेष अधिकार होते हैं, वो भी कुछ कानून बना सकती है, और इसी तरह नगर पालिका के पास भी कुछ अधिकार होते हैं।
और यही नियम सरकार के निचले स्तरों पर लागू होता है, जो प्रांतीय सरकार से भी नीचे होते हैं। इसे सत्ता का आध्यात्मिक बंटवारा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सत्ता का आध्यात्मिक बंटवारा। उदाहरण, हमारे देश में भी संविधान ने शक्तियों को केंद्र तथा राज्यों में विभाजित किया हुआ है। ये अभी मैंने बताया था कि हमारे देश में किस प्रकार से केंद्र और राज्यों में विभाजित है। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है? तीसरे प्रकार की सत्ता की साझेदारी में देश की सत्ता को अलग अलग सामाजिक या सामुदायिक समूहों में विभाजित किया जाता है। अब अलग अलग समाज के और अलग अलग समुदायों के क्या है? समूह बना दिए जाते हैं। उसमें क्या है कि हाँ, ये अल्पसंख्यक हैं, ये बहुसंख्यक हैं, इस तरीके से, या धार्मिक रूप से भी हाँ, ये उनको क्या है? प्रतिनिधित्व दिया जाता है, उनकी रिजर्वेशन दिया जाता है सीटों के अंदर। तो ये क्या हो जाता है? समूह में बंटवारा। जैसे भाषाई आधार पर, जैसे धार्मिक समूह तथा बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदायों में कई देशों में ने समाज के कमज़ोर तबकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए संवैधानिक उपबंध भी बनाए हैं। कई देशों ने क्या बनाए हैं? संविधान में भी उनका उल्लेख किया है कि हाँ, इनके पास में ये अधिकार होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी में हमारा जो है बेल्जियम की सामुदायिक सरकार सत्ता की साझेदारी इस प्रकार का आपने जो लेसन में पढ़ा था उसमें क्या है? बेल्जियम सरकार की साझेदारी इस प्रकार का एक उदाहरण है। ये हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, उसमें क्या है? भारतीय संदर्भ में सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और नैतिक कारण बताइए। अब क्या बताना है इसमें? एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताना है। तो युक्तिपरक कारण कौन सा हो जाएगा आंसर में? देखते हैं। सत्ता की साझेदारी से देश अलग अलग सामाजिक समूह में संघर्ष के अवसर कम होंगे। सत्ता में साझेदारी होगी तो उसमें क्या है? अलग अलग सामाजिक समूह हैं, उसमें क्या है? क्योंकि उनको अधिकार दिए जाएंगे तो उनमें क्या है? संघर्ष कम हो जाएगा, जिससे देश में राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता आएगी। जिससे क्या आ जाएगी? जिससे क्या राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता आ जाएगी, मतलब उसमें उपद्रव होने की संभावना कम हो जाएगी। और बहुसंख्यक समूह अल्पसंख्यक समूहों पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकेंगे। अब जैसे कई बार ये होता है कि बहुसंख्यक सरकार होती है तो वो क्या है? अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करती है, तो इससे क्या है कि हनन नहीं होगा। सत्ता की साझेदारी का अर्थ है, सत्ता की साझेदारी का अर्थ यही है कि सत्ता का इकट्ठे मिलकर प्रयोग करना, सभी को साथ में लेते हुए सत्ता का प्रयोग करना। सत्ता इकट्ठे मिलकर प्रयोग किया जाए तो यह दीर्घ समय के लिए देश के हित में होगा। देश के हित के लिए क्या है कि सभी वर्गों का समान रूप से या जितना उनको मिलता है उनका भाग उस रूप से उनकी सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए। जिससे क्या है कि देश के अंदर क्या है, एक तो कि अव्यवस्था नहीं फैलेगी, और उससे क्या है कि अव्यवस्था नहीं फैलने से वो क्या है? एक तरीके से देश के हित में है, क्योंकि उससे योजनाएं वगैरह हैं वो संपूर्ण योजनाएं लागू करवा सकते हैं सभी की साझेदारी से। तो ये जो चीज़ें हैं ये इससे क्या है कि देश में लंबे समय तक कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। आगे देखते हैं नैतिक कारण। नैतिक कारण अब क्या है कि नैतिक कारण में क्या है? सत्ता की साझेदारी का यह आधुनिक लोकतंत्र के लिए काफ़ी लाभदायक है। सत्ता की साझेदारी का यह कारण क्या है? आधुनिक जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में क्या होता है? जनता के द्वारा शासन, ये होता है लोकतंत्र। जनता ही सर्वे सर्वा होती है, वही अपने लिए नियम कायदे बनाती है, वो नियम कायदे बनाने वाले चुनती है और उनको लागू करवाती है। यदि उनमें कोई त्रुटि आती है तो जनता ही उसको संशोधित कर देती है। तो ये क्या लाभदायक है? लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। जनता का निर्णय क्या होता है? अंतिम निर्णय। जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है, अभी जैसे बंगाल के अंदर चुनाव हुए थे तो क्या है कि उसमें क्या है? सत्तारूढ़ पार्टी है उसको मात खानी पड़ी। ये क्या है? और भी कई जैसे सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध होता है तो वहाँ पे क्या है कि जनता क्या है? उस सत्ता को परिवर्तन कर देती है, क्योंकि सत्ता को लेने तथा देने में उनका उत्तरदायित्व तो
उत्तरदायित्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि सत्ता को किसी को देना है या लेना है उसमें क्या है, जनता ही सर्वे सर्वा होती है। नैतिक कारण का मुख्य नियम यह कहता है कि साझी सरकार में कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं। जैसे भारत में भी पिछले यदि 2014 से पहले का जो काल देखें तो उसमें क्या है, साझी सरकार चल रही थी, सभी दल मिलके सरकार को चला रहे थे। ये हमारे इंडिया का एग्जाम्पल है, जिससे सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण का आपको मतलब बताया था कि विकेंद्रीकरण क्या होता है कि सत्ता का एक तरीके से बंटवारा करना। जैसे केंद्र में सत्ता है वो क्या है, राज्यों को भी अधिकार देती है। राज्य क्या है, जो नगर पालिका और ग्राम पंचायत है उनको भी अधिकार देती है। सबका मतलब अपने अपना एक कार्य को बांटना होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब अलग अलग जिम्मेदारियां देना। अलग एक ही बंदे के पास सारी शक्तियां न होके अलग अलग बांटना शक्तियों को, ये हो जाता है विकेंद्रीकरण। अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों की रक्षा होती है। इसे क्या है, अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों की रक्षा होती है। निर्णय लेने में सभी की सुनी जाती है। इसी प्रकार से सत्ता की साझेदारी में उपयुक्त दो मुख्य कारण हैं। ये जो थे दोनों वो मुख्य कारण थे। आगे चलते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किस से सहमत हैं और क्यों? थम्मन है, उसने क्या निष्कर्ष निकाला, जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधार पर विभाजन हो सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी जरूरी है। मथाई है, उसने क्या निष्कर्ष निकाला, सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहाँ क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। और तीसरा जो है ओसेफ, उसने क्या निकाला कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। तो इसमें से आपको क्या लगता है वो आपको आंसर देना है, लेकिन मेरे को जो लगता है वो मैं बता देता हूँ आपको कि मेरे को ओसेफ का सबसे ज़्यादा इसमें सही लगा इसमें, क्योंकि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो तो भी। इसका हम इसमें समझने का आंसर में हम समझने का प्रयास करते हैं। हम ओसेफ के दृष्टिकोण से सहमत हैं। क्यों सहमत हैं? क्योंकि प्रत्येक समाज में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। प्रत्येक समाज में क्या होती है, सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है, चाहे वह छोटे तथा सामाजिक रूप से विभाजित क्यों न हो। चाहे वो क्या है कि चाहे छोटे हो, आकार में छोटे हों, लेकिन सामाजिक रूप से विभाजित भी हों, फिर भी क्या है उसमें क्या है, सत्ता में साझेदारी होगी तभी वो देश है वो क्या है आगे बढ़ पाएगा। सत्ता की साझेदारी की प्रक्रिया का देश के आकार के साथ कुछ लेना देना नहीं है। आकार के साथ क्या है, कोई लेना देना नहीं है। देश का आकार कितना बड़ा है या छोटा है। किसी भी देश में जहाँ पर धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर बहुत से समूह होते हैं, क्या है कि धर्म और जाति के आधार पर समूह होते हैं, तो उसमें क्या है प्रत्येक जातीय तथा धार्मिक समूह के कुछ छुपे हुए हित भी होंगे। क्योंकि अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि अपने धर्म है वो थोड़ा अलग है किसी दूसरे से, तो उसमें क्या है कि अपने अपने धार्मिक और जातीय समूह के हित छिपे होते हैं तथा उनकी आवाज़ को भागीदारी देने के लिए उसे प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है। यदि उनकी आवाज़ को प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो वो वहीं उनकी आवाज़ दब जाएगी, जिससे क्या है कि उनका धर्म या जाति क्या है आगे नहीं बढ़ पाएगी। किसी भी कार्य प्रणाली में प्रत्येक समूह को प्रतिनिधित्व देने से न केवल तनाव कम होता है, उससे क्या है कि दोनों में संघर्ष नहीं होगा। जातीय समूह ले लो चाहे धार्मिक समूह है, उनमें क्या है संघर्ष नहीं होगा। संघर्ष नहीं होगा तो उनमें तनाव की स्थिति है वो क्या है कम हो जाएगी अपने आप से, क्योंकि वो उनका सत्ता में साझेदारी होगी। बल्कि समूह में विश्वास भी बढ़ता है। इससे क्या है कि साझी सरकार होती है तो उससे क्या है कि विश्वास पैदा होता है। एक तरीके का विश्वास क्यों होगा, क्योंकि साथ में रहते हैं, तो जो भी साथ में रहते हैं तो उससे क्या है विश्वास डेवलप होता है, जिससे देश में राजनीतिक स्थिरता, जिससे क्या है कि विश्वास होगा तो उससे क्या है कि राजनीतिक स्थिरता भी कायम रहेगी और शांति व्यवस्था भी स्थापित होगी। तो ये था हमारा ओसेफ का जो तर्क था वो सबसे सही लगा मेरे को। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को क्या है राइट एंड लर्न करना है। उसको क्या आपको खुद से लिखना है। आपको बुक में जो आपने लेसन पढ़ा है उससे वो दोबारा से आप पढ़ के उसका आंसर
खुद से दोगे और मेरे को क्या है चेक भी करवाओगे। ये टेलीग्राम चैनल है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से संपर्क कर सकते हो। और टेलीग्राम की ऐप है वो इंस्टॉल कर लेना, उसमें ये जो आईडी दी हुई है टेलीग्राम की, ये आईडी है मेरी @CM Saran ऑल इज़ वेल, ये हमारी आईडी है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले जो 6th 7th 8th जो क्वेश्चन है उनकी वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।